Electrolytes are the substances which dissociate into ions when they are mixed into water. And what happens when we pass electric current through the solution containing electrolytes? So good morning students, welcome you again in chemistry class. This is Rajendra Sharma and today we are going to study about electrolysis. Actually electrolysis is the process which is carried out when electric current is passed through electrolytic solution. So we can easily define it. Let's see. When electric current is passed through an electrolytic solution present in container having two electrodes, the ions present in the solution move towards opposite charge electrodes. This process is called electrolysis. मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट वो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन लगा करके करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने पर वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जिस कंटेनर को हम काम में लेते हैं, जिसमें हमने सॉल्यूशन रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक का और दो इलेक्ट्रॉन लगा रखे हैं, उस कंटेनर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से हम इसको और बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, मोल्टन NaCl। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो NaCl जो है, जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, तो ये मोल्टन फॉर्म में भी इलेक्ट्रोलाइसिस करता है और साथ ही साथ अगर इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो हम यहाँ पर मोल्टन फॉर्म का एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज वी हैव NaCl इन अ मोल्टन फॉर्म। मैं यहाँ लिक्विड लिख रहा हूँ क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में। अब आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया और जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इट विल चेंज इनटू Na+ आयन एक्वस Na+ प्रेजेंट इन लिक्विड एंड Cl-, ठीक है, दे आर इन लिक्विड फॉर्म। नाउ व्हाट हैपन, वी नो दैट an electrolytic cell is just like this. We have two electrodes in it and these electrodes are connected with a cell, positive part and this is negative part. Positive part of the cell is called here anode and this negative part is cathode. Okay, and we have NaCl into it, molten NaCl. अब मोल्टन NaCl में हमें पता है कि आपके पास एक तो Na+ आयन प्रेजेंट है और एक Cl- आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो हमने कहा कि क्या हुआ, पहले तो ये Na+ Cl- में डिसोसिएट हुआ है। उसके बाद रिएक्शन कैसी होगी, अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन की बात करते हैं। सो व्हाट हैपन, लेट्स सी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जो Cl- आयंस है, you can see here the Cl- आयन, they will attracted towards the positive electrode। तो Cl- आयन जो है, ठीक है, we have two Cl- आयन suppose in liquid form, so they will move towards anode which is positively charged and they will change into Cl2 and releasing two electron, it is in gaseous form। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शन एट कैथोड की, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है, लेट्स सी। तो कैथोड पर आप देखिए, कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो नेचुरल है कि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रो आयंस है वो वहां पर अट्रैक्ट होंगे। तो Na+ आयंस, इफ वी हैव टू Na+ आयन गेटिंग टू इलेक्ट्रॉन, दे विल बिकम न्यूट्रल। ओके, इस तरह से Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में Na बन गया है, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है और आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एनोड और कैथोड की तरफ मूव हुआ है, किया इन्होंने और वहां जाकर के ये न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये मैंने जो इलेक्ट्रोलाइसिस देखा है, ये देखा है मोल्टन NaCl का। ध्यान रखना, मोल्टन फॉर्म में ये NaCl है। अगर हम एक्वस में कराते हैं तो वहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl,
नाउ दिस टाइम वी हैव एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो देखिए हमारे पास ये कंटेनर है, सपोज इस कंटेनर में वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, ओके, वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स एंड अ सेल। This is positively charged, this is negatively charged. One of them is anode and another one is cathode. Okay, and we have aqueous NaCl solution into it. अब हमारे पास इसमें aqueous NaCl solution है। तो अगर aqueous NaCl है तो नेचुरल है हमारे पास क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? आपके पास होगा Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। aqueous है दैट मींस वाटर है, तो वाटर किस तरह डिसोसिएट होगा? H प्लस OH माइनस की फॉर्म में, और NaCl Na प्लस Cl माइनस आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि रिएक्शन कैसे होगी। अगर हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन देखें, एनोड पर चार्ज कौन सा है? देखो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है नेचुरल है कि नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव आयन आपके पास अब दो हैं, इसका मतलब यहाँ Cl माइनस भी अट्रैक्ट होगा और OH माइनस भी अट्रैक्ट होगा। अब एक चीज ध्यान रखें, यहाँ कॉम्पिटिशन है क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सॉरी इनकी डायरेक्शन चेंज करें, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस कॉम्पिटिशन में जीतेगा कौन। इस कॉम्पिटिशन में वो विन होगा जिसका डिस्पर्शन पोटेंशियल मिनिमम, ठीक है, या हम कहें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो है OH के कंपैरिजन में Cl माइनस में ज्यादा होती है, तो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज करके न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगी, Cl माइनस, इफ वी हैव 2 Cl माइनस सपोज, तो इट विल चेंज इनटू, एक काम करते हैं 1 ही ले लेते हैं, 2 ले, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करना है आपको। तो यहाँ आपने इसको Cl2 में चेंज किया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिए, तो गैसेस फॉर्म में आपके पास Cl2 बन गया, दैट मीन्स यहाँ Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एट कैथोड पर, ठीक है, कैथोड की बात करें तो कैथोड आपके पास क्या है? देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेचुरली जो पॉजिटिवली आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ। अब पहले कौन पहुंचेगा और वहां जाके इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो H प्लस और Na इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है? तो आपको पता है कि सोडियम मेटल है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो उसका 0.0 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान रखिए बेटा, सोडियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो H प्लस आयंस हैं, 2H प्लस आयंस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल चेंज इनटू H2 गैस, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। रीजन ध्यान रखना है ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ रिएक्शन इसलिए हुई है ये, क्योंकि जैसे अभी हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूँ तो नेगेटिव में हमारे पास Cl माइनस OH माइनस था, तो Cl माइनस और OH माइनस में से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपन देखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी Cl में ज्यादा थी, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। और इसके बाद में अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ दो थे हमारे पास पॉजिटिव आयन, एक तो H प्लस था और एक Na प्लस था। तो यहाँ आपको क्या देखना है पॉजिटिव के अंदर कि भाई इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, तो ध्यान रखना है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी या रिडक्शन पोटेंशियल जो था, रिडक्शन पोटेंशियल ये किसका हाई था? रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का हाई था, इसलिए यहाँ पर H प्लस ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और हाइड्रोजन बना। अब बचे क्या हमारे पास में सॉल्यूशन में? अब हमारे पास दो आयंस बच गए, Na प्लस बच गया और OH माइनस बच गया। इनका क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इन सॉल्यूशन में हमारे पास जो बचा है Na प्लस और OH माइनस, ये दोनों कंबाइन होकर के किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? NaOH की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें बेटा, एक बार पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में कि व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl एंड एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। तो ध्यान रखें अगर आप मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl में करंट पास करते हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एनोड, यहाँ ध्यान रखना बेटा एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट पूछा जाता है।
तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बना है। देखो अगर हमारे पास मोल्टन है तो एनोड पर आपके पास Cl2 बन रहा है, Cl2 गैस, ठीक है। और कैथोड पर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, कैथोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज Na, ठीक है, ये कैथोड पर बन रहा है। लेकिन अगर हम एक्वस फॉर्म लेते हैं तो एक्वस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की बात करें तो एनोड पर आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है एक्वस फॉर्म में। आप देखो ये एनोड है, एनोड पर Cl2 सेम, और कैथोड पर क्या बन रहा है आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं मोल्टन फॉर्म लेता हूँ, ठीक है, मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl लेता हूँ या मोल्टन लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं हो, ध्यान रखना, मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl लेता हूँ तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर Na, और एक्वस लेता हूँ तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर H2। तो दैट मींस मोल्टन लो या एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl लो, कैथोड पर सेम प्रोडक्ट बन रहा है, Cl2 बन रहा है। प्रोडक्ट केवल किस पर अलग हुआ है, कैथोड पर, ठीक है ना। एनोड पर सेम प्रोडक्ट है, कैथोड पर यहाँ सोडियम है और वहां पर हाइड्रोजन है। गॉट इट, ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, तो इसको लिख लें आप। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए जैसा हमने कहा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रोड्स पर सब्सटेंस लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है। तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, एक पर्टिकुलर एम्पियर की उसमें करंट पास करते हैं तो उसमें कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इसको लेकर के फैराडे ने कुछ लॉ दिए, फर्स्ट और सेकंड दो लॉ दिए। तो यहाँ हम उन लॉज की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम तक पास करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेट होने वाला सब्सटेंस का मास जो होता है वो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर उतना इलेक्ट्रोड के ऊपर सब्सटेंस डिपॉजिट होता चला जाएगा। देखिए इसे लॉ के अकॉर्डिंग देखें क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। देखो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कुछ सॉलिड फॉर्म में तो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है और गैसेस की फॉर्म में लिबरेट होता है। जैसे हमने NaCl का एग्जांपल लिया था तो Na तो डिपॉजिट हो रहा था और Cl2 गैस वहां पर लिबरेट हो रही थी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेट हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और जो हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास कर रहे हैं उसके, तो इसको अपन लिखें कैसे, देखो W जो है वो है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, और Q है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, ठीक है। तो जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूं तो वी नीड अ कांस्टेंट, तो हमने क्या कांस्टेंट यूज में लिया है Z। Z जो है कांस्टेंट है हमारे पास, इस कांस्टेंट को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें बेटा, 1 मार्क्स के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से ध्यान रखें। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करें, देखो इस इक्वेशन से ही कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करंट I जो है उसको 1 एम्पियर ले लेता हूँ और जो टाइम T है इसे मैं 1 सेकेंड के लिए ले लेता हूँ, तो आप देखो अगर ये दोनों यूनिट हो जाते हैं तो W की वैल्यू Z के इक्वल हो जाएगी, W विल बी इक्वल्स टू Z। और हमें पता है W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस ग्राम में, वो किसके इक्वल हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया। तो यानी हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही तो कहते हैं जो डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन कब कहते हैं, उस समय कहते हैं जब 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए फ्लो किया जाए। तो डेफिनेशन क्या हुई, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस, उस मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, ठीक है।
ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करने पर। ध्यान रखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पूछी जाती है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को अच्छी तरह से तैयार करें आप, ठीक है। अब अगेन इसको न्यूमेरिकल इस पर किस तरह से पूछे जाते हैं तो उसको देखें हम। तो मैंने इस फॉर्मूले को दोबारा ले लिया है, W इक्वल्स टू Z.I.T। इस पर न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं उसमें बेटा पूछा जाता है कि मान लो आपने 6 एम्पियर करंट को 60 सेकंड तक या 2 मिनट तक आपने फ्लो किया, तो ये बताएं कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास I की वैल्यू होगी, T की वैल्यू होगी। प्रॉब्लम है कि Z की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो Z कैसे फाइंड करें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें। तो Z फाइंड करने के लिए देखो Z इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे कांस्टेंट, फिक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ Z की जगह इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट लिख सकता हूँ। और इक्विवेलेंट मास फाइंड करना भी हमें आता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज। भाई जो भी आयन है, मोस्टली इसके अंदर आयन ही होगा जो न्यूट्रल होकर के डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, तो वो मोलर मास, उसका मोलर मास आ जाएगा उस आयन का, और डिवाइडेड बाय जितना उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास की जगह रख सकता हूँ मैं I इंटू टी इंटू एफ। एफ जो है फेराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 96500। तो अब अगर आपके पास में ये चीजें हैं तो आप W फाइंड कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है बेटा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपसे W ही पूछा जाए। इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इतने टाइम तक करंट फ्लो करने पर, तो बताओ हम करंट कितने एम्पियर करंट का फ्लो किया हमने, या कितने टाइम तक हमने करंट फ्लो किया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह तैयार करें आप, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, आपको वर्कशीट के अंदर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें। लेट्स सी द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फैराडे का जो सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए नहीं है। ये लॉ हम अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपस में एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है, तो उस समय उनके इलेक्ट्रोड्स पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ठीक है, उनके मास का रेशियो जो है वो क्या होगा, ये हमें सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताता है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, when the substance when the same quantity of electricity is passed, same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, देन द वेट ऑफ सब्सटेंस, फिर जो वेट ऑफ सब्सटेंस है W, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया है, ये दूसरा कंटेनर है, कंटेनर हम यह कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं। हमने एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, एंड दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। लेट्स सी, वी हैव कनेक्टेड बोथ द इलेक्ट्रोड्स बाय अ बैटरी। ओके, दिस इज द पॉजिटिव and this is negative part of it, and these two electrodes are connected together. This is the positive part of electrode and this is negative. So positive electrode is anode and the negative electrode is cathode. This one is cathode. Okay, so this is positive, then this electrode is negative, this is positive, and then this one is negative. अब इस कंटेनर में हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है आपको, सपोज सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q इज पास थ्रू टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के अंदर हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है। अब Q हमें पता है बेटा किसके इक्वल होता है, I इंटू टी के इक्वल होता है। तो हम इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि सेम करंट सेम टाइम के लिए हमने पास किया है। तो हम यहाँ इसको ऐसे मान लेते हैं कि हमने I करंट को,
ठीक है, फॉर टी टाइम के लिए पास किया है। तो क्यू से मतलब ये दोनों क्यू ही हैं, क्योंकि आई इंटू टी इक्वल्स टू क्यू होता है। ठीक है, पास किया है किस सॉल्यूशन में? एक तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपके पास एक्वस फॉर्म में, एंड द अनदर सॉल्यूशन इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, सपोज W1 एंड W2 आर द मासेस ऑफ कॉपर एंड Ag डिपोजिटेड एट कैथोड। अब हमें पता है कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर पॉजिटिव आयन कौन सा है? Cu2+। इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है? Ag+। अब Cu2+ कहाँ डिपोजिट होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, इसके ऊपर डिपोजिट होगा। ठीक है, और Ag+ कहाँ डिपोजिट होगा? इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, यानी कैथोड के ऊपर डिपोजिट होगा। कितना डिपोजिट होगा? ठीक है ना, कितना डिपोजिट होगा, यही हमें ये लॉ बताता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हमने कहा कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन में हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है I इंटू टी, यानी Q पास किया है। इसमें भी Q, इसमें भी Q। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो जो सब्सटेंस कैथोड पर डिपॉजिट हो गए उनका मास, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके केमिकल इक्विवेलेंट के। तो यहां पर आप इसको देखो ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि W1 इक्वल्स टू Z1Q होता है, हम फर्स्ट लॉ के अंदर देख चुके हैं। ये किसके लिए है आपके पास में? कॉपर सल्फेट के लिए। और सिल्वर नाइट्रेट के लिए W2 इक्वल्स टू Z2Q आ जाएगा। अब क्योंकि हमने दोनों ही सॉल्यूशन में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो दोनों में Q सेम है, तो जब हम इनका रेशियो लेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यानी W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2 हो गया। अब Z1 और Z2 की वैल्यू अगर हम पुट करें, हमने प्रीवियस जो लॉ था फेराडे का उसमें पढ़ा था कि Z1 इक्वल्स टू E1 96500 और Z2 इक्वल्स टू E2 96500 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं 96500 को एक दूसरे से कैंसिल कर दूं तो हमारे पास E1 अपॉन E2 बचता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो यही स्टेटमेंट जो है ये फेराडे सेकंड लॉ है, इसको आप वर्ड्स में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? W1 is the mass of copper deposited, W2 mass of Ag deposited, E1 equivalent mass of copper, E2 equivalent mass of Ag। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होने वाले सब्सटेंस के मास का रेशो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होता है। यही फेराडे सेकंड लॉ है। अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकंड लॉ, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। ये फेराडे का सेकंड लॉ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर Cu जितना डिपोजिट होगा, Ag जितना डिपोजिट होगा, उसका मास उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉपर का इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए और Ag का, और हमें पता है इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन चार्ज। ठीक है ना, तो उससे ये आ जाएगा हमारे पास में। एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा। देखिए इसका एक मॉडर्न मेथड भी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब वो मॉडर्न मेथड क्या है? इस मॉडर्न मेथड में ये कहा जाता है कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, ठीक है, मॉडर्न मेथड बता रहा हूं मैं इसका, या मॉडर्न लॉ मान लें आप इसे, मॉडर्न लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये वैसे एग्जाम में अलग से नहीं पूछा जाता लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये लॉ क्या कह रहा है कि मोल्स, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस deposited is directly proportional to the number of moles of electron exchanged। ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको कहा जाए कि हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं और आपको पूछा जाए कि बताइए कितना Na जो है वो डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, मतलब उसके जो इलेक्ट्रोड है, उसका जो कैथोड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, उसमें कितना Na डिपॉजिट होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे?
ठीक है, या कितने करंट की जरूरत पड़ेगी अगर हम उसका ये मान के चले 1 मोल डिपॉजिट करना चाहें। तो हमें पता है कि NaCl जो है उसमें हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस आयन है। अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास ये 1 मोल Na प्लस आयन है और इसको मैं न्यूट्रल करना चाहूं तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? नेचुरल है कि मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ठीक है, तभी जब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर ये 1 मोल आपके पास Na बन जाएगा। और 1 मोल का मास कितना होता है बेटा? 23 ग्राम, है ना? 23 ग्राम होता है Na का मास। तो हमें अगर ये देखना है कि 1 मोल चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए और उसको उसके मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो हम वो चार्ज देख सकते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप देखिए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसको कैलकुलेट कर लें। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो 1 मोल हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स 96487 कूलाम आएगी, जिसको आप लगभग क्या लिखते हैं? 96500 कूलाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो चार्ज है ना बेटा, इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं? 1 फेराडे कहते हैं। और ये चार्ज ध्यान रखना क्या है? दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो सिंपली ये है कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो 1 फेराडे चार्ज, ध्यान रखना, चेंज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछा जाए कि अभी यहाँ मैं पूछता हूँ कि Na प्लस को Na में कन्वर्ट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, आप बोलेंगे 1 फेराडे। ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि आपको Al3 प्लस को न्यूट्रल करना है, कितना चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलेंगे? 3 फेराडे। तो 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको। Ca2 प्लस को आपको न्यूट्रल करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होगा? 2f, मतलब 2 फेराडे। ठीक है, तो इस तरह से फेराडे में भी आप फाइंड कर सकते हैं कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्सटेंस को डिपॉजिट कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये फेराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ हो गया है। इसके अलावा ये भी चीज ध्यान रखिए बेटा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वर्कशीट, जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दें और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।